दोस्तों, आपको अपने चैनल यस के एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ने वाले, अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बताने का प्रयास करेंगे। रसायन विज्ञान के बारे में जानेंगे, जो आपका सेट नंबर 6, क्या सेट नंबर 6 के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर 347 GM, ठीक है, ये आपका नंबर सेट है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान की बात करेंगे, 347 GM की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे हमने 5 सेट आपको पूरा सोल्यूशन करवा रखा है, तो आप लोग पहले 5 सेट को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना। ठीक है, और चलिए देखते हैं इसमें अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए आपका पूरा कॉपी है, बोर्ड की कॉपी है, इस पर हमने आपको सॉल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये आपकी इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश की है, जो परीक्षा हो रही है इंटरमीडिएट की होगी 2023 और 24 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। ठीक है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। आपको यही हर बार हम बताते हैं कि आपको किसी भी भाग में आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप इलीगल पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के क की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सारे जो 6 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या दे रखा है कि NaCl क्रिस्टल में, देखिए केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसको आपको याद ही करना होता है। ठीक है, तो NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या है। Cl- आयनों की संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पिरिट के नमूने में, किसमें, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90%, ठीक है, कितना, एथेनॉल 90% W/W है। तो एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना होगा, जो एथेनॉल है ना इसका मोल प्रभाज कितना होगा, 0.779 ग्राम, 0.1719 ग्राम, 0.732 ग्राम या 0.831 ग्राम। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल का जो मोल प्रभाज है, एथेनॉल का जो मोल प्रभाज है वो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, 90/46। ये क्या है, देखिए 90% है, और जो एथेनॉल का जो भार होता है कितना होता है, 46 होता है। तो 90/46/90/46 प्लस क्या हो जाएगा, 10/18। ठीक है, तो यहाँ पर मोल प्रभाज निकाला जा रहा है, तो आपको रख देना है पूरा मान। इस मान को रखने पर आपको देखिए आंसर क्या मिलेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.956 मिलेगा अपान 1.956 प्लस 0.55। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1.956 अपान 2.51। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.779 मोल। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में, किसमें, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में, ठीक है, 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता, 50 सेकेंड में क्या, 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में, ठीक है, किसमें, 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता, ठीक है, 50 सेकेंड में क्या, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, जो प्रारंभिक सांद्रता है ना उसकी आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक का मान है। तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो 1.38 × 10⁻² सेकेंड, 2.48 × 10⁻² सेकेंड, या 3.20 × 10⁻² सेकेंड, या 1.68 × 10⁻² सेकेंड। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ बताना होगा क्या होगा आंसर। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक है वो कितना होगा, K बराबर 2.303/T, क्या हो जाएगा, 2.303/T log A/A0, क्या, log A/A0। ठीक है, तो K बराबर कितना हो जाएगा, 2.303/50 यानी log 2।
ठीक है। ये देखिए कहाँ से आया हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टी का मान कितना है 50 है, ध्यान दीजिएगा 50 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे log 2, ठीक है, log 2 यहाँ पे बेस 2 ले लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ए बराबर कितना, प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो वेग स्थिरांक देखिए, यहाँ पर अगर प्रारंभिक सांद्रता हम माने ए, ठीक है, और अगर उसके बाद जब अभिक्रिया होती है तो A0 का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब भी ऊपर कितना है 1 है, नीचे 1.2 है, तो ये जो 1.2 है ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको देखिए एक तरीके से और लिख सकते हैं 2.303/T log 1/1/2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, ठीक, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो log 2 का मान कितना होता है, अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं log 2 का मान कितना का 0.301, ठीक है। ये log 2 का मान है आपका, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे तो k बराबर 2.303/50 log 2, ठीक है, आपको हो जाएगा। यहाँ पर मान पुटअप कर देंगे इसका, ठीक, इसका मान यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे। तो 2.303 इंटू 0.31/50 क्या हो जाएगा 0.693/50। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.0138 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना दशमलव, देखिए यहाँ पर ले आएंगे 1 2 -2, उधर जाएंगे तो -2, तो 1.38 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड, ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न होती है, जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है वह संपन्न होती है, ठीक है। तो ट्राई एसिटाल्डिहाइड द्वारा, एसिटाल्डिहाइड द्वारा, बेंजील्डिहाइड द्वारा या फॉर्मल्डिहाइड द्वारा। तो जो हमारी कैनिजारो अभिक्रिया है ना, ये आप दिमाग में अपने नोट लीजिए, घुसा लीजिए कि जो हमारी कैनिजारो अभिक्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, एसिटाल्डिहाइड के द्वारा संपन्न होती है। ये आपको दिमाग में घुसा लेना है। अंगा की बात करेंगे, अंगा में देखिए क्या है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण है। एनिलीन के ब्रोमिनन में से प्राप्त होता है, एनिलीन का जो ब्रोमिनन है से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, मोनोब्रोमो एनिलीन, बेंजीन नाइट्राइल, यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन या बेंजीन आइसोनाइट्राइल। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो एनिलीन के ब्रोमिनन से क्या प्राप्त होगा, यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्या प्राप्त होगा, यस ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में मोनोसेकेराइड है, जो निम्नलिखित में मोनोसेकेराइड क्या होता है, माल्टोस, फ्रक्टोस, स्टार्च या सेलुलोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी को लिखना है, जो मोनोसेकेराइड है ना क्या देता है, क्या देता है, आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, क्या देता है, फ्रक्टोस, क्या देता है, फ्रक्टोस आपका देता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको 1 नंबर मिलेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे, ठीक है, 2 का क देखेंगे। असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, किससे, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, 80% वियोजित होने वाले CaNO3 का होल्ट वाइज बिलियन के लिए वांट हाफ गुणांक की गणना कीजिए। किसका, वांट हाफ गुणांक की गणना कीजिए। प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, CaNO3 का होल्ट वाइज Ca2 प्लस 2NO3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 - x, यहाँ पर x मोल बनेगा तो यहाँ पर 1 - x मोल बनेगा, क्योंकि यहाँ से x निकल रहा है, यहाँ पर अगर 1 मानेंगे तो 1 में से x निकल रहा है, पुनः क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 इंटू मोल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो माना t समय पर यदि x बराबर 80%, कितना मान लेते हैं हम, t समय पर जो x बराबर है कितना है 80% है, तब x बराबर 4/5 मोल। ये कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कितना है 80%, 80% को जब हम इसमें भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 80/100, जब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80/100, 1 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4/5 मोल आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कितना है, x का मान 4/5 मोल आया। और तब वांट हाफ गुणांक जो है I बराबर वियोजित मोल माइनस प्रारंभिक मोल, यानी कि ध्यान दीजिएगा, तब हमारा जो
आई बराबर है 1/2 गुणांक आई बराबर वियोजित मोल माइनस प्रारंभिक मोल। क्या हो जाएगा? वियोजित मोल माइनस प्रारंभिक मोल। ये आपको देखिए फार्मूला है। 1/2 गुणांक का फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि आई बराबर क्या होता है? वियोजित मोल माइनस प्रारंभिक मोल। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेना है। ठीक, अब देखेंगे 100% पर जो आई है, आई का मान कितना हो जाएगा? 1 + 2 - 0 बराबर 3। ध्यान दीजिएगा 100% पर कितना हो जाएगा? 1 + 2 - 0 बराबर 3। 80% पर आई का मान कितना हो जाएगा? 4/5 + 8/3। ठीक है, वियोजित मोल यहाँ पर माइनस प्रारंभिक मोल 1 - 4/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12/5 - 1/5 बराबर 11/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? फलक केंद्रित घनीय, किस पर? फलक केंद्रित घनीय FCC। ठीक है, FCC एकक कोष्टिका में परमाणुओं कुल संख्या की गणना कीजिए। ठीक है, तो परमाणु कुल संख्या गणना आपको करना है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? FCC संरचना में जो है क्या है? घन के कोणों पर परमाणु कितने होंगे? 8। ध्यान दीजिए, घन आप बनाएंगे तो उसके 8 कोने बनते हैं। ठीक है, जो घन है, घन का कोण कितना बनेगा? 8 कोण उसमें बनते हैं। ठीक है, तो प्रति एकक कोष्टिका में जो घन के कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की परमाणु जो सहभागिता है कितनी हो जाएगी? 8 कोनों पर, यानी कि एक कोने पर कितना? 1। कुल मिला कितना है? 8 है। तो फलक केंद्र पर परमाणु संख्या देखिए, फलक मतलब जो उसकी भुजाएं हैं, भुजाएं कितना मिलेंगी? 6। तो यहाँ पर फलक मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, फलक कितना मिलेंगे? जो उसके फलक का मतलब है जो जमीन पर तरीके से फ्लैट हो सके। ठीक है, जैसे आप कोई डिब्बा लेते हैं तो उसके 4 फलक आपको देखने के, 4 तरफ से उसको हम रख सकते हैं। ठीक है ना, वो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे 6 है। तो प्रति एकक कोष्टिका में घन के कोनों पर जो उपस्थित परमाणुओं की सहभागिता कितनी हो जाएगी? 8 × 1/8, यानी कि 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, और घन के फल केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, अतः घन के प्रति एकक कोष्टिका में कुल परमाणु की संख्या 1 + 3 बराबर 4। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ग नंबर की बात करें। ग नंबर में देखिए, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है? जो आयनिक विलयन है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 4 हो जाएगा। तो आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार के? आयनिक विलयन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ऐसे विलयन जैसे नमक हो गया NaCl। ध्यान दीजिएगा, जैसे NaCl हो गया, अगर हम इसको जल में घोल दें, किसमें? जल में अगर घोल दें तो ये Na+ और +Cl- में टूट जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं? आयनिक विलयन कहते हैं। ये अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। ठीक है, आयनिक विलयन किसे कहते हैं? पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो आयनिक विलयनों की चालकता का मापन है किस प्रकार किया जाता है? आयनिक विलयन आप विद्युत अपघट्य विलयनों के प्रतिरोध का मापन व्हीट-स्टोन ब्रिज विधि द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? व्हीट-स्टोन ब्रिज विधि द्वारा किया जाता है। व्हीट-स्टोन विधि आप लोग जानते हैं, उसमें 4 प्रतिरोध रहते हैं, 3 अज्ञात प्रतिरोध रहते हैं, 1 ज्ञात प्रतिरोध को आपको निकालना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में आपका आएगा, अच्छी तरीके से सारा चीज़ों को समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स का जो नया सिलेबस पैटर्न बनाया गया है ना, उस पर आपकी तैयारी कराएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए, ब्रिज विधि द्वारा किया जाता है तथा इस प्रतिरोध के मान से, किसके? इस प्रतिरोध के मान से विलयन का चालकत्व एवं चालकता का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो विलयन का चालकता है और उसका चालकत्व है वो ज्ञात कर लेते हैं। इस विधि में मूलतः प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम कज्वल से विलेपित 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें आपको 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए दिखेंगे, एक धन होगा एक माइनस होगा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? करंट को किसी आयनिक विलयन में प्रवाहित करते हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है और ये L लंबाई एवं ध्यान दीजिएगा एवं L से पृथक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके बीच का विलयन L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का कॉलम होता है। विलयन के इस कॉलम का प्रतिरोध निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है, यानी कि R ρ L/A, यानी कि L/KA। ठीक है, राशि ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? राशि L/A को सेल स्थिरांक कहा जाता है, जिसे प्रतीक G0 से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए G, यहाँ पर आपको स्टार बना लेना है इस तरीके से।
इंटू एल अपान ए बराबर आर के। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। किसका? कोलाइडी विलयन का जो शुद्धिकरण है किन विधियों द्वारा किया जाता है, संक्षेप में आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन बनाते समय, जो कोलाइडी विलयन है ना, वो बनाते समय उनमें वैद्युत अपघट्ट के अतिरिक्त मात्रा एवं कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ होती हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है ना, उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि बनाते समय क्या होता है, उसमें वैद्युत अपघट्ट की अतिरिक्त मात्रा, जो वैद्युत अपघट्ट है ना, उसकी अतिरिक्त मात्रा एवं कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं? कुछ अन्य विलेय अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए, जो अशुद्धियाँ होती हैं ना, इनको आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहते हैं। ठीक है, एक सीधे सी बात है कि अशुद्धियों को कम करने के लिए जो हम कार्य करते हैं ना, वो हमें क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जाता है। पहली कौन सी विधि? अपोहन विधि। अपोहन विधि में क्या होता है कि इसमें एक चमड़े की थैली में जो कोलाइडी विलयन है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन, उसमें रख दिया जाता है। धीरे धीरे करके इसको जल में छोड़ दिया जाता है। जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो अंदर ही रह जाती हैं, और जो हमारी कोलाइडी जो विद्युत है वो कहते हैं शुद्ध हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, वैद्युत अपोहन होता है। वैद्युत अपोहन में भी ऐसी क्रियाएँ होती हैं। अतिशुद्ध निस्संदन, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के क की बात करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर? ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, ये हमने प्रश्न बहुत बार करवा रखा है। अगर आप पिछले मॉडल पेपर को नहीं पढ़े हैं ना, तो उसको पढ़कर आइएगा, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, वनली रिएक्शन आपको देना है। इसमें क्या होता है जब SO2 के Fe3 लवण के साथ लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं। जब किसको? SO2 को किसमें? Fe3 लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो SO2 को Fe3 लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर Fe3 को Fe2 में परिवर्तित कर देता है। किसमें? Fe3 को Fe2 में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो 2Fe+3 प्लस SO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2Fe+2 प्लस 2SO2 माइनस 2 प्लस 4H+। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका बनेगा। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है। ये कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको हमको याद ही करना होता है, तो उसको आपको लोग याद कर लीजिएगा। अमोनिया को क्लोरीन के अधिक के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, जब अमोनिया को हम किसके साथ? क्लोरीन के अधिक के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो अमोनिया को क्लोरीन के अधिक के साथ गर्म करने पर एक विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एक विस्फोटक पदार्थ नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है। ठीक है, तो क्या बनेगा? NH3 हमारा क्या है? अमोनिया है। इसको आप लिख लीजिए, क्या है ये? अमोनिया है। ठीक है, और ये हमारी क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? नाइट्रोजन। क्या बनेगा? नाइट्रोजन ट्राई, ठीक है, क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ट्राई क्लोराइड बनेगा, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ये हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये आपको लिख लेना है। ठीक, इतना सारी चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए, सारे क्वेश्चंस को बताने का हमारा मोटिव यही है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से आप इसको कर भी लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 के ग की बात करेंगे। प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो द्विक लवण तथा संकुल यौगिक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो 2-2 अंतर आपको लिखना है इसमें। तो चलिए द्विक लवण पहले जानेंगे, उसके बाद संकुल यौगिक जानेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। द्विक लवण क्या होते हैं? केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं।
जो द्विक लवण होते हैं ना, वे क्या होते हैं कि केवल ठोस अवस्था में, किसमें, केवल वनली ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं, गलित या विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2O, या पोटास लवण K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये देखिए फिटकिरी एक तरीके से इसको कहते हैं ना। तो ये केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाते हैं। मतलब जैसे आप देखते होंगे जब आप कभी बाल कटवाने जाते हैं या कभी दाढ़ी बनवाने अपना जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो नाई होता है वो फिटकिरी लिए रहता है, अपने साथ रखे रहता है। फिटकिरी का क्या करता है, आपको थोड़ा पानी में घोल करके वो अपने आपके शरीर दाढ़ी जहाँ बना रहता है वहाँ पे करता है, क्योंकि वो कीटाणु मारने का कार्य करता है। तो वो जब उसको अगर वो तो घोल कर भी कर सकता है, लेकिन वह घोलेगा नहीं, ठीक है। तो वह किस अवस्था में अपना जो अपना गुण है वो प्रदर्शित करता है, ठोस अवस्था में केवल, ठीक। अब उसके विपरीत देखेंगे संकुल यौगिक ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ठीक है। ये दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जैसे CuNH3 का होल 4SO4 तथा K4FeCN का होल 6, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है, द्विक लवण में सामान्यतः आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं। जो द्विक लवण होते हैं ना, इसमें सामान्यतः क्या होते हैं, आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे संकुल यौगिकों में सहसंयोजन, उप सहसंयोजक, आयनिक तीनों प्रकार के आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे द्विक लवणों के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं, परंतु रासायनिक गुण असामान्य होते हैं, ठीक है। इसमें भौतिक तथा रासायनिक गुण दोनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। भौतिक रासायनिक गुण क्या करते हैं, दोनों से क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। 3 के घ की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण, ठीक है। तो वह उत्प्रेरकी प्रक्रम क्या कर रहा है, वह उत्प्रेरकी प्रक्रम जिसमें अभिक्रियक एवं उत्प्रेरक भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं, विषम उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम उत्प्रेरण कहलाता है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, उदाहरण पर ध्यान दीजिएगा, हैबर प्रक्रम में, हाबर यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर हैबर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित लोहे की उपस्थिति में अमोनिया बनने में डाई नाइट्रोजन एवं डाई हाई नाइट्रोजन के संयोजन से, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब संयोग करेंगे तो अमोनिया बनता है हैबर वृद्धि में, ठीक है। तो अभिक्रियक गैसीय प्रावस्था में है, जबकि उत्प्रेरक ठोस प्रावस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ठोस अवस्था में है, ठीक है, जबकि उत्प्रेरक ठोस प्रावस्था में है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण सिद्धांत की क्रियाविधि को समझेंगे। तो यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। जो सिद्धांत है ना, वह किसको स्पष्ट करता है, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। प्राचीन सिद्धांत में जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण कहलाता था, क्या कहलाता था, जो प्राचीन सिद्धांत में क्या कहलाता था, उत्प्रेरण का क्या कहलाता था, यहाँ अधिशोषण कहलाता था, के अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिक्रियक ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। पृष्ठ पर अभिक्रियकों की सांद्रता में वृद्धि अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो अधिशोषण है ना, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पढ़ेंगे, अतः अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया की दर बढ़ाने में प्रयुक्त हो जाती है। जो अधिशोषण की ऊष्मा है वह किसमें, अभिक्रिया की दर बढ़ाने में क्या हो जाती है, प्रयुक्त हो जाती है, ठीक है। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत एवं ब्रोमीन अधिशोषण सिद्धांत का संयोजन है, ठीक है। उत्प्रेरण क्रिया करके उत्प्रेरण की सतह पर केंद्रित होती है। क्रियाविधि में 5 पद सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से, पहला, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियकों का विसरण, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण, एक मध्यवर्ती निर्माण द्वारा उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का होना, ठीक है, और उत्प्रेरक की सतह से अभिक्रिया उत्पादों का विशोषण होने के बाद सतह का दोबारा अधिक अभिक्रिया होने के लिए उपलब्ध कराना, ठीक है। ग नंबर की बात करेंगे, निम्न अभिक्रियाओं में ए, बी तथा सी यौगिकों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। पहला CH3COOH, ये NH3 की उपस्थिति में क्रिया करेगा, यहाँ पर A बन रहा है। पुनः जब ये NaOBr की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो Br बनेगा,
और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर NaNO2 HCl, ठीक है, यहाँ पर ये अभिक्रिया करके ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा यहाँ पर, उसको आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर आपको B बनेगा, ये आपको थोड़ा हटा देना, यहाँ पर B बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर C, क्या क्या चीज़ें बनेंगी चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो जब देखिए CH3COOH NH3 को उपस्थित इसको गर्म करते तो बनेगा हमारा एसिटेमाइड बनेगा, CH3CONH2 ये हमारा है। NaBr बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा NaBr, हाफ ब्रोमो अभिक्रिया है ये। CH3NH2 ये हमारा B बनेगा जिसे आप मेथिल अमीन कहते हैं। और Na2NO2 प्लस HCl उपस्थित में क्रिया करें क्या बनाएगा हमारा मेथिल अल्कोहल, यानी CH3OH, ये हमारा C बन रहा है, मेथिल अल्कोहल है, ठीक है। चलिए 4 के घ की बात करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज के दो गुणधर्मों का समीकरण कीजिए, ग्लूकोज के दो गुणधर्मों का समीकरण कीजिए। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहा है कि इसके दो गुणधर्मों को समीकरण दीजिए और ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो HCN के जब अभिक्रिया करेगा तो पहला हमारा देखिए CH, ये हमारा क्या है ग्लूकोज है, HCN के साथ अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक है, ये आपको समीकरण देख लेना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा पुनः जब ये हाइड्रॉक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यह ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ग्लूकोज है, ये NH2OH ये हमारा क्या है हाइड्रॉक्सिल है, अमीन है, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा ग्लूकोज ऑक्सीन बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ग्लूकोज में एल्डिहाइड CHO समूह की पुष्टि, ठीक है। तो ब्रोमीन जल Br2 या H2O के साथ ग्लूकोज से ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। जब इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जो ग्लूकोज के एल्डिहाइड CHO समूह और कार्बोनिल समूह C+O की पुष्टि करता है, ठीक है। तो CHOH का होल 4 CH2OH ये हमारा ग्लूकोज है, Br2 H2O ये हमारा नवजात ऑक्सीजन है, COOH CHOH का होल 4 CH2OH ये हमारा ग्लूकोनिक अम्ल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 के क की बात करेंगे, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, किसको मोलल अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल यानी कि C2H6O2 को 500 ग्राम जल में विलेय में, ठीक है, विलेय में जल में विलेय किया गया है तो विलयन का हिमांक की गणना कीजिए, ठीक है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान 1.86 किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए किसे कहते हैं। तो किसी विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक विलयन हिमांक में उस कमी के बराबर होता है। जो मोलल अवनमन स्थिरांक है ना विलयन हिमांक में उस कमी के बराबर होता है जो एक मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। इसे Kf से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक Kf बराबर m × ΔT × W अपान 1000 × W, ठीक है। प्रश्न अनुसार ध्यान दीजिएगा 500 ग्राम जल में 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल विलेय है, तो अर्थात W बराबर 31 ग्राम C2H6O2, W बराबर 500 ग्राम, m बराबर 62 मोल, या Kf बराबर 1.6 K × Kg मोल इनवर्स, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर मान रख के तो जल का Kf यानी कि 1.6 K किलोग्राम मोल इनवर्स है। यहाँ पे सारे मान को पुटअप कर दीजिए, ठीक है, सारे मान को पुटअप करेंगे। Kf का मान 1.6, W का मान कितना 31, m का मान 62 और स्मॉल w का मान 500 × 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा Tf बराबर 1.86, शुद्ध जल का हिमांक 273.15 K 0 डिग्री सेंटीग्रेड, विलयन का हिमांक 273.15 - 1.6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 271.29 K, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। किसमें, देखिए क्वेश्चन हमने पिछले मॉडल पेपर में आपको बता रखा है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने पर लगा समय उसके T½ का 10 गुना होता है। कितना T½ का 10 गुना होता है, ठीक है। तो चलिए इस पे ये आपको ज्ञात कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन को हमने बहुत बार करवा रखा है, ठीक है। स्पष्ट करना है, क्वेश्चन क्या है स्पष्ट कीजिए। पहला क्या है स्कैंडियम, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है 21, एक संक्रमण तत्व है। क्या यह संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक Z बराबर 30 नहीं है।
तो ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम की मूल अवस्था में 3D कक्षक अपूर्ण यानी 3D1 के कारण इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। इसमें देखिए 3D कक्षक आ रहा है ना, तो इसलिए इसे क्या माना जाता है, संक्रमण तत्व माना जाता है। जबकि जिंक परमाणु मूल अवस्था ऑक्सीकृत अवस्था दोनों में ही इसका 3D कक्षक पूर्ण भारित होता है। इसमें देखिए और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन इसमें आप पूर्ण हो गया, ठीक है। जब ये पूर्ण हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका कक्षक पूर्ण भारित है, मतलब पूर्ण भरा हुआ है, इसलिए आता है, इसलिए संक्रमण तत्व नहीं माना गया है, ठीक है। अगला देखेंगे, Cr++ अपचायक है जबकि Mn+3 ऑक्सीकरण है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। तो ध्यान दीजिएगा, C++ अपचायक है जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है, क्योंकि Cr++ एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में परिवर्तित होता है, जिसमें अर्धभारित T2Z स्तर होता है। दूसरी ओर Mn+3 में Mn+2 में परिवर्तन में अर्धभारित D5 विन्यास प्राप्त होता है, जो कि आधा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों में सूत्र लिखिए। पहला, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट। सेकेंड, ड्राई क्लोरोनिस एथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट। यहाँ आप देखिए, पहले क्या हो जाए, K4Cr2O4 का होल थ्राइस, दूसरे का PtCl2En का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। चलिए, 6 के क की बात करें, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला, हाइड्रोजन रंगीन होते हैं, अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है। ये आपको सिद्ध करना है। अथवा में क्वेश्चन और दे रखा है कि प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनने की रासायनिक समीकरण लिखिए, इसे शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो अमोनिया गैस की प्रयोगशाला विधि क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस नौसादर और, ठीक है, बुझे हुए चूने को 2:1 के अनुपात के मिश्रण को एक साथ गर्म करके बनाई जाती है। 2NH4Cl + COH का होल ट्वाइस गर्म करेंगे, अमोनियम क्लोराइड बुझा चूना बनेगा। 2NH3 + CaCl2 + 2H2 यानी कि अमोनिया है, ये अमोनिया आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम में लिखिए। पहला, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 CH का होल थ्राइस, COH। तो पहले का नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथॉक्सीप्रोपेन, दूसरे का 2-मेथिल-प्रोपेन 2-ऑल, ठीक है। ये आपको लिख लेना है। चलिए अगला बताएंगे। अब देखेंगे 7 का क देखेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी। देखिए, इसमें जितनी भी अभिक्रिया हम आपको बताएं ना, सारी अभिक्रियाओं को हमने आपको करवा रखा है। आप पिछले मॉडल पेपर में देख सकते हैं, नहीं तो आप पिछले साल के जो भी क्वेश्चन हुए इंपॉर्टेंट, उसमें भी आपको सारी अभिक्रियाएं मिलेंगी। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, क्लास एल्डाल संघनन, टॉलिन अभिकर्मक, फेनली विलियन और मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण, सारी अभिक्रियाएं आपको करवा रखी हैं। तो वीडियो आपको पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट से जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।